नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, आज है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे और एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा ये है और आज हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस मुद्दे पर बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं भावना ध्वनि जी। आप पिछले 5 सालों से इसी 5 अप्रैल को आपको 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। आप उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और एसएनडीटी मुंबई से आपने बीएड किया है और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ से आप एमएड हैं। 2019 से आप ऑटिज्म वाले और डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए स्कूल अपना चला रही हैं और पिछले 5 सालों से आप विश्वविद्यालय को अपनी सेवाएं दे रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है इस मौके पर आपका। और आप स्पेशल मदर भी हैं, तो इसलिए भी हम इन मुद्दों पर भी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुनीता मैम, और सभी श्रोताओं को मैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी मैम। जी, और मैम साथ में बताते भी चलें कि ऑटिज्म ये किस तरह का डिसऑर्डर है और कब से इस दिवस को मना रहे हैं। इस बार यूनाइटेड नेशंस ने क्या थीम दी है? मैम, जो ऑटिज़म अवेयरनेस हम जो वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे मनाते हैं, तो सबसे पहले यूएन, आपका जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, इसने 2007 में ये यहाँ पे प्रपोज हुआ और 2008 से हम इसे मना रहे हैं। और 2012 में पहली बार इसे कोई थीम दी गई, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम जब भी कोई दिन मनाते हैं, आप समझते हैं कि क्योंकि उस जिस भी चीज़ को लेके या जिस भी विषय को हमें उस विषय पे हमें जागरूकता फैलानी है, जागरूकता बढ़ानी है लोगों के बीच में, तो उस दिन को हम मनाते हैं और साथ में ही उसको कोई ना कोई वो थीम दे देते हैं जिस पे हम साल भर कार्य करेंगे। तो सबसे पहले आपने पूछा था कब मनाते हैं, ये तो हो गया, लेकिन ये क्या है? ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। और स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एक श्रृंखलाबद्ध जो अलग अलग एरिया को प्रभावित करता है हमारे। तो इसमें बेसिकली बच्चों के जो कहते हैं ना कि जो उनका जो एरिया है जो प्रभावित होता है, वो पहला तो है कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, जो बच्चों का जहाँ से वो संप्रेषण करते हैं। जो ASD से पीड़ित बच्चे हैं, आप देखिएगा उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो इंटरेक्शन है, वो कम होता है। दूसरा है रिस्ट्रिक्टिव एंड रिपीटेटिव बिहेवियर। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है प्रतिबंधित, किसी एक चीज़ को लेकर स्पेसिफिक होंगे। अगर आप देखिएगा आजकल बहुत ज़्यादा मतलब संख्या में ये बच्चे देखे जा रहे हैं, क्योंकि आप भी देखिएगा कई जगह बात होती है या स्कूलों में देखिएगा, क्योंकि ASD की एक जो कहते हैं ना विशेषता ये भी है, ये मतलब एक तरह से आइसोलेटेड है। इसका मतलब होता है कि विजिबल नहीं है, दिखते नहीं है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो ऐसे नहीं दिखेगा कि ये बच्चा ASD से प्रभावित है। तो लेकिन कब कब लक्षण आने शुरू होते हैं? जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, उन सोशल कहते हैं कि वो कहते हैं ना उन परिस्थितियों में या उन जगह पे जाने लगा, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसका जैसे समाज के साथ इंटरेक्शन बढ़ने लगता है, तो ये जो लक्षण है दिखाई देने लगते हैं। पहला आपको दिखेगा कि वो लोगों के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, एक तरह से संप्रेषण वो स्थापित नहीं कर पा रहा है, इंटरेक्ट लोगों के साथ नहीं हो पा रहा है। दूसरा फिर आप देखेंगे एक रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर है। जैसे आप देखेंगे कहीं पे 5 साल के बच्चे साथ में खेल रहे हैं, तो ये बच्चा आप देखेंगे कोने में जाके अलग से अपना लगा हुआ है। दूसरा रिपीटेटिव बिहेवियर, आप देखेंगे वो बच्चा बातों को रिपीट करता है, कि वो दोहराता रहता है। तीसरा आता है कि सेंसरी इश्यूज इन बच्चों में होते हैं। आप देखिएगा या तो बच्चों के बहुत ज़्यादा, देखिए कई बच्चों को साउंड पसंद नहीं होती, कईयों को होती है, कई बच्चों को स्मेल पसंद नहीं होती और कईयों को होती है कि वो चीज़ों को देखिएगा सूंघते ही रहते हैं। तो इस तरह से कई उनके सेंसरी इश्यूज भी होते हैं। तो DSM-5 ने जब DSM-5 ने इसको एक तरह से इसकी एक नई परिभाषा दी, तो इसको एक नया शब्द भी दिया, ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो एक डिसऑर्डर है। जैसे कई बार हम कंफ्यूज होते हैं क्या वो डिजीज है, तो बीमारी नहीं है ना। बीमारी वो होती है जो क्योर होती है, मतलब जो क्या कर सकते हैं कि जिससे हम बचाव हो सकता है या जो ठीक हो जाती है। लेकिन जो आपका ASD है वो एक कंडीशन है, एक डिसऑर्डर है, जिसमें अगर आप कहें आज तक की जो रिसर्च है वो एक तरह से कारण नहीं मालूम कि क्यों होता है, और इस तरह का कोई एक ट्रीटमेंट नहीं है कि ये ट्रीटमेंट आप कराइए बच्चा ठीक हो जाएगा।
तो वो भी नहीं है। से अगर आप कहते हैं कि ट्रीटमेंट है तो वो इस तरह के हैं कि जैसे ABA थेरेपीज़ हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ हैं, हम बच्चे को लैंग्वेज थेरेपी दे रहे हैं, उनके साथ सोशल जो हमारी थेरेपीज़ हैं वो चल रही हैं मैम। तो एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन आप लोग कर सकते हैं, मेडिकल रिहेबिलिटेशन जी कर जी सकते हैं, लेकिन जी। पूरी तरह से क्योर करने वाला ये डिसऑर्डर नहीं होता है। नहीं होता क्योंकि मैंने आपसे कहा कंडीशन। जी। और जैसे आपने कहा कि थीम हम देते हैं, हम्म। तो जो इस वर्ष की थीम है मैम ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, यानी कि एवरी लाइफ हैज वैल्यू। कि वो बात करते हैं कि जो ऑटिज्म से प्रभावित बच्चे हैं कि उनको उनको आप करेंगे एक तरह से वो कि उनकी लाइफ, उनका एजुकेशन और उनका इंक्लूजन हो सभी जगह की, उनकी शिक्षा में भी आप उन्हें लाएं, और जहाँ एक तरह से शिक्षा के साथ साथ उन जिंदगी में और वर्क प्लेस में भी कि एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू, कि वो जैसे हैं उनको आपने वैसे ही स्वीकारना है, यानी कि प्रत्येक लाइफ की अपनी एक वैल्यू है मैम। क्या बात है मैम, बहुत खूबसूरत थीम है। जी। तो मैम किस किस तरह से इस दिवस को देश भर में मनाया जाता है? मैम सबसे पहले आप देखिएगा कि हम लाइट इट अप ब्लू, आप देखिएगा, आप पूरा भी जब ये कल है और आज से आप न्यूज़ देखिएगा कि मतलब विश्व भर में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उन्हें नीला कर दिया जाता है, नीला रंग दिया जाता है। मैम नीले रंग का क्या प्रतीक है इसमें? हाँ, तो नीला रंग जो है वो काम एंड एक्सेप्टेंस, क्योंकि देखो मैंने आपसे कहा कि इसमें जो होते हैं ना बच्चे हाइपर होते हैं, उनके बड़े ही बिहेवियरल बड़े इशू है, तो ब्लू कलर जो शो करता है वो जो काम है, एक्सेप्टेंस है, तो वो ये अवेयरनेस फैलाने के लिए ये कलर जो ब्लू कलर है वो ऑटिज्म को दिया गया है। क्या बात है। जी मैम। मैम आपकी भी एक यात्रा है स्पेशल मदर बनने की, साथ साथ में क्यों ना हम उसको भी लेके चलें। आपका मैम पहला बेटा आपका ऑटिज्म डिसऑर्डर से पीड़ित है। तो कैसे आपकी ज़िंदगी को उसने बदला? क्या आपको ऐसी कोई उम्मीद थी और क्यों ये आपके साथ हुआ? आपने क्या सोचा इसके बारे में और कैसे फिर आपकी ज़िंदगी को इसने बदला है? जैसे मेरा बड़ा बेटा जो शिवेंद्र है वो 21 साल का हो गया है, वो ओह! ASD से प्रभावित। 21 सालों से हाँ, आप उसको। जी जी, आप कह सकते हैं कि मेरी 21 साल की जर्नी है मैं, और वो भी हल्द्वानी में। सोचिए आज से 21 साल पहले, सोचिए आज अभी भी हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो 21 साल पहले कैसा होगा मैम, है ना। जब मैंने पहले आपसे कहा कि ये जो डिसऑर्डर है ये विजिबल नहीं है, यानी दिखाई नहीं पड़ता। जैसे बच्चे क्या शैतान है, घूम रहे हैं, एक जगह बैठ नहीं रहे, तो क्या कहते हैं बचपन में कि चंचल है, बैठ जाएगा, छोटे बच्चे हैं, है ना, क्योंकि फिजिकली ऐसे कुछ सिम्टम्स नहीं दिखते हैं ASD बच्चों के, इसीलिए बहुत जल्दी लोग नहीं पहचान पाते। जब शिवेंद्र का भी हुआ तो इसी तरह से जो मेरी जर्नी शुरू हुई, तो शिवेंद्र 5 साल में शिवेंद्र डायग्नोस हुए कि हाँ कहीं कोई प्रॉब्लम है, इशू है, कि उसका आई कांटेक्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इन बच्चों का आई कांटेक्ट नहीं रहता, कम्युनिकेशन नहीं है, बैलेंस नहीं है, कहीं पे बैठता नहीं है, कई बार है कि स्लीप डिसऑर्डर है कि वो सोता नहीं था। फिर जब हम लोगों ने सुशीला तिवारी में ही मैं फर्स्ट टाइम लाई थी, तो वहाँ पे थे डॉक्टर, उन्होंने कहा मैम बच्चे को ऑटिज्म है। तो पहली बार मुझे 5 साल में मैम पता चला। तो उनको देखते ही मालूम चल गया? नहीं, कुछ सिम्टम्स थे, ठीक है, जो क्योंकि वो डॉक्टर थे, उन्होंने काम किया था पहले भी, वो दिल्ली में काफ़ी काम किया था, तो मैं बेसिकली यहाँ पे थेरेपी के लिए लाती थी इनके, तो उन्होंने बोला कि ये लक्षण दिख रहे, तो इस लक्षण का मतलब होता है बच्चा ऑटिज्म से प्रभावित। तो मैम तब तक आप ऑटिज्म शब्दावली से परिचित थे? नहीं मैम, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड से भी नहीं, ऑटिज्म तो बहुत आगे की बात है। मुझे यही नहीं मालूम था कि कुछ ऐसा विशेष बच्चे या विशेष भी कुछ होता है मैम। तो पहली बार जब वो ऑटिज्म सुना तो फिर वो मैंने पढ़ना शुरू किया मैम कि क्या है, कैसे है, तो फिर धीरे धीरे ये यात्रा बढ़ी। जैसे मैं तो हल्द्वानी से हूँ। फिर कब ये स्वीकार कर लिया कि अब मुझे ये चुनौती है मेरे सामने कि मुझे इस बच्चे की परवरिश करनी है? अच्छा मैं, कितना समय लगा अपने को मनाने में कि अब मैं स्पेशल मदर हूँ और यही मेरी नियति है, तो इस नियति को मैं क्यों ना अपनी मजबूती बनाऊं? मैम जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे ऐसे बहुत बड़ा शब्द भी नहीं लगा। हाँ। और बच्चा मैंने कहा कि ठीक ठाक दिखता था, सारी चीजें ठीक चल रही, 2-3 शब्द कह लेता था, मम्मा पापा, छोटी छोटी राइम्स गा लेता था मेरे साथ, तो ऐसा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि शायद कोई प्रॉब्लम है जो ठीक हो जाएगी। तो वो जर्नी हमने शुरू की। फिर हल्द्वानी
में कुछ नहीं मिला तो फिर सबसे पहले मैम हमने दिल्ली से शुरू की। मैं और मेरे हस्बैंड दिल्ली फर्स्ट टाइम गए तो हम 3 महीना वहाँ रहे। तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जो भी इन बच्चों के लिए ज़रूरत होती है, जैसे स्पेशल एजुकेशन, हमने उसके रेमेडियल क्लासेस हैं, उसकी स्पीच थेरेपी है, उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, क्योंकि मैम ये जो कंडीशन है इनको एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई इशू हैं जो प्रभावित होते हैं। पहली बार हमने विमेंस वहाँ पे हमने इसका IQ टेस्ट कराया कि कितना इसका IQ है, और ये तो वो एक जर्नी जो है ना मैम वो शुरू हो गई कि फिर मैं एक कहते हैं ना कि विशेष शिक्षा के क्षेत्र से मेरा परिचय धीरे धीरे होने लगा। तो उसके बाद तो उसी की पहुंच आपको SNTT मुंबई तक ले गई? जी, एक्चुअली मुंबई में मेरा भाई है छोटा, तो उसने बोला कि अगर आप देखें, क्या मालूम आपके लिए यहाँ पे या आपके बच्चे के लिए कोई अवसर यहाँ पे हो। तो मैम 2012 में मैं मुंबई गई थी मैं लेके इसको शिवेंद्र को। तो शिवेंद्र तब 7 साढ़े 7 साल के शिवेंद्र थे। छोटा बेटा मेरा 11 महीने का था। ओह अच्छा। हाँ जी मैम। तो छोटा बेटा नॉर्मल है? हाँ नॉर्मल है मैम। तो वहाँ जब मैं मुंबई लेके गई मैम, फर्स्ट पहला वहीं पे एक छोटा सा स्कूल है जहाँ मैंने इसको एडमिशन दिलवाया था, चाइल्ड रीच करके था। तो पास में ही वहाँ पे SNTT मुंबई भी था। एक्चुअली मैं इसके थेरेपी सेशन में जाती थी। एक बार ऊटी के सेशन में कोई एक थेरेपिस्ट मिली, तो ऐसे बात होती थी, कहाँ से हो, हल्द्वानी से हूँ। तो कहती थी आप कुछ करिए ना, आप क्यों नहीं सीखती हैं। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ। तो वो मुझे फर्स्ट टाइम SNTT लेके गई जो जुहू तारा रोड पे है। तो मैंने फॉर्म फिल किया वहाँ पे, तो मेरा B.Ed में हो गया था मैम। ID मेरा स्पेशलाइजेशन था, MR कहते थे जिसे, मेंटल रिटार्डेशन में मैंने अपना B.Ed। तो वो एक जो जर्नी थी, कहते हैं ना कि मैंने तो सिर्फ मेरे बच्चे के लिए सीखा था। मुझे यही नहीं समझ आता था कि मतलब इन्हें कैसे पढ़ाएं, कैसे डील करें, तो वो क्या पढ़ाते हैं स्पेशल एजुकेशन में। और रियली मैम वो लोग जो कोर्स कराते हैं कि आप जब वहाँ प्रवेश लेते हैं और आप जब वहाँ से निकलते हैं, कहते हैं ना यस, शिक्षा कहते हैं व्यवहार में परिवर्तन लाता है। रियल में मैंने जिंदगी में वो वहाँ देखा कि मतलब उन्होंने एक सोच ही बदल दी, क्योंकि एक लंबा पीरियड होता है। मैं मेरा पहला बच्चा था, कभी देखा नहीं। तो सोचिए कि एक एज अ मदर मेरी 24 घंटे की एक ड्यूटी मेरे बच्चे के साथ थी कि सारा उसी का मतलब पूरे सेशन में करा रही हूँ, उसका खाने का कई चीज़ों से पचती नहीं थी, घर में सब बन रहा है। तो मतलब एक ऐसा था कि कहीं ना कहीं मेरे में भी डिप्रेशन आने लगा था कि मेरी लाइफ भी नॉर्मल नहीं है। जैसे मैं सोचती थी मेरा बच्चा स्पेशल है तो यस मैं, तो उन्होंने मुझे वहां से उभारा। एक तरह से होता ना कि एक आपका दृष्टिकोण बदल दिया कि, और रियल में मैं मुंबई के स्कूल वहाँ उन्होंने बोला कि ये बच्चे पढ़ सकते हैं अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग। जैसे जब तक ठीक है हल्द्वानी छोटा शहर है तो स्कूल ले लेता था, लेकिन वो कोई काम नहीं करा पाता था बच्चे पे। तो फर्स्ट टाइम जो एक कहते हैं ना कि मेरे व्यवहार में जहाँ चेंज आया, तो वो नेचुरली मेरे बच्चे में भी रिफ्लेक्ट हुआ। क्योंकि हमारे फील्ड में मैम क्या है ना कि बच्चे इतना नहीं समझते। देखो बच्चे तो जो है उनका अपना लिमिटेशन है, लेकिन क्या होता है ना पेरेंट्स बहुत ज्यादा, एक तो वो पहले स्वीकार नहीं करते मैम, और अगर कर भी ले तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत ही ज्यादा। अभी मैं हल्द्वानी में क्योंकि स्कूल चलाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स के ज्यादा इशू में, बच्चों के इशू नहीं है। तो अगर जो पेरेंट्स उन इशुओं से निकल जाता है ना मैम, तो वो मतलब वो अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ कर लेता है मैम, ना अपने बच्चे के लिए केवल बल्कि फिर वो औरों के लिए भी कंट्रीब्यूशन की सोच रखता है। तो मैम फिर उसके बाद फिर लखनऊ से आपने M.Ed किया, फिर शिवेंद्रालय खोलने का मन कैसे बना? आपको लगा कि इन बच्चों के लिए स्कूलों की कमी है या स्कूलों में इनको एडमिशन नहीं मिल रहा है या पेरेंट्स परेशान हैं, क्या सोच आपको इस स्कूल तक ले गई? मैं B.Ed करके आई। मैं हमेशा कहती हूँ कि B.Ed जो है एज अ मदर या मैं बच्चों के लिए जो थी, उसने मुझे वो सिखाया कि बच्चों पे कैसे काम करते हैं। लेकिन M.Ed वो है जिसने मुझे एक प्रोफेशनल के रूप में मतलब एक स्थापित किया कि कैसे हम B.Ed के टीचर ट्रेनिंग तैयार करें। क्योंकि मैम जब मैं हल्द्वानी फिर लौट के आई 2 साल बाद, मैंने अपना बेटा एक स्कूल में एडमिशन किया, तो फिर वही कि स्पेशल एजुकेटर नहीं है कि मैं कितना कराऊंगी। तो मैंने कहा अरे ये तो फिर हो गया, फिर ये मतलब क्या है कि फिर दायरा सिमट गया कि मैं कितना करा पाऊंगी, या स्कूल में तो फिर वही है कि वहाँ पे टीचर नहीं है। फिर मैंने अप्रोच किया कि मुझे M.Ed करना चाहिए, तो वो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा से मैंने M.Ed वही मेंटल रिटार्डेशन में किया। और मुझे पता चला कि OU ये कोर्स कराता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे आभा मैम थी, वो फाइनेंस कंट्रोलर थी, तो किसी ने तो किसी ने मुझे उनका वो बताया, रेफरेंस दिया कि वो भी स्पेशल मदर है, आप मिलिए।
तो मुझे अच्छी तरह याद है कि ये पुराना जहाँ ऑफिस था मैं वहाँ मिलने आई थी उनसे। तो तब उन्होंने कहा कि मैम यहाँ बीएड होता है, अगर आप एमएड होंगी तो आपके लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं। खुल जाएंगे। तो तब मैं यहाँ पे मैम अप्लाई किया जी जी और जी आप और स्कूल ऐसे खोला कि जब मैं एमएड करके आ गई 2016 में मैंने इनरोल किया था, 2 साल के एमएड के बाद में 18 में लौटी। तो मैं ढूंढ रही थी कि मैं क्या करूं यहाँ पे। तो जगह जगह जा रही थी, जितने भी हल्द्वानी में स्कूल हैं मैंने वहाँ पे विजिट किया, मैं नैप भी गई और हल्द्वानी के और भी स्पेशल स्कूल हैं मैं वहाँ पे विजिट किया। तो मैंने देखा कि मैं वो नहीं कहूँगी कि वो लोग कार्य नहीं करते, लेकिन सबका अपना एक वे है। लेकिन मेरा अपना एक विजन था कि मैं कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरा वो दृष्टिकोण बदला कि ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ एक हमें केयरटेकर की भूमिका नहीं निभानी है, एक टीचर एज अ स्पेशल एजुकेटर जो मैं हूँ, मैं उस भूमिका को साथ जस्टिफाई, मैं अपनी उस भूमिका को जस्टिफाई कर पाऊँ मैं कि मैं एक टीचर के रूप में अपनी भूमिका अदा करूँ। तो तब मैंने पहली बार मतलब मेरे दिमाग में आया कि मुझे इन बच्चों के लिए जो मैंने सीखा है कि सिर्फ वो मेरे तक ना रहे और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। तो मैंने 2019 में शिवेंद्रालय की नींव रखी, जो मैंने शिवेंद्र को डेडिकेट किया और 3 बच्चों से हमने अपनी वो यात्रा शुरू की, जो आज 40 बच्चों पे है, जहाँ हम ऑटिज्म है, हमारे आईडी हैं, इवन 3 बच्चे डेफ भी हैं, सीपी के बच्चे हैं करते। और मैम एकेडमिक बेस है पूरा, हम ऐसा नहीं कि सिर्फ उनकी देखभाल करते हैं या हम सिर्फ स्किल एजुकेशन दे रहे हैं। मैम पूरा एकेडमिक पे आधारित है, पूरा हम एनओएस ओबीए के थ्रू हम उनको पढ़ाते भी हैं, जितनी बच्चे का जो अपनी उनकी कैपेसिटी है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी मैं किसी स्पेशल बच्चे को देखती हूँ या मैं उससे मिलती हूँ, मैं उसकी वीकनेस नहीं देखती, मैं उसकी स्ट्रेंथ देखती हूँ, वो क्या कर सकता है। मैं ये शब्द ही यूज़ नहीं करती कि वो ये नहीं कर सकता। तो इसके साथ जब हम देखते हैं तो मैं मतलब अभी तक का मेरा जो, अब हम 26 में आ गए हैं, जो यात्रा, यकीन मानिए मैम कि मतलब अगर जब मैं वहाँ देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चे रियल में कुछ करते हैं। क्योंकि मेरा ही बेटा है, जब मैंने शुरू की थी अपनी जर्नी तो शिवेन सोचिए कि उसकी स्पीच थी लेकिन लैंग्वेज नहीं थी। आज वो प्रॉपर कम्युनिकेट करता है। अच्छा। वो बहुत क्लासिकल राग गाता है, प्रयाग संगीत समिति से सीख रहा है। पावर लिफ्टर है, पावर लिफ्टिंग करता है, उसने नेशनल खेला है। तो कहीं ना कहीं एज अ मदर भी, क्योंकि जैसे हर मदर चाहती है ना मैम कि उसका बच्चा कुछ अचीव करे, तो उसके वो जो छोटे छोटे अचीवमेंट हैं वो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करते हैं कि अगर वो कर सकता है तो प्रत्येक बच्चा कर सकता है। क्या बात है मैम, बहुत इस खूबसूरत यात्रा को हमने इस ऑटिज्म डे के मौके पर जाना। और अगर आप शिवेंद्र इस तरह से पैदा नहीं हुआ होता तो आप एक नॉर्मल महिला होती। जी। आप हल्द्वानी की अच्छी कथक डांसर भी थी। जी। और तो उस लाइन में कुछ आप कर रही होती बढ़िया। लेकिन ये जो एक आप अच्छा नेक काम समाज के लिए आप कर रही हैं, इसकी जर्नी शिवेंद्र की वजह से संभव हो सकी। मैम इस वक्त पे क्या स्थिति है भारत में, उत्तराखंड में, अगर हम कहें ऑटिज्म के आंकड़े बढ़ रहे हैं या उनकी सुविधाएं अगर हम कहें तो स्कूलों तक वो बच्चे पहुंच पा रहे हैं, सरकारें उनको किस किस तरह से सहयोग कर रही हैं? यस मैम, वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा हमारा चुनौती, जिसमें हमें कहते हैं ना कि चुनौतियाँ आ रही हैं, वो है ऑटिज्म। मैंने आपसे पहले भी कहा कि विजिबल नहीं है, तो पहले तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि धीरे धीरे बच्चे जिस तरह से फिर कहते हैं ना कि उन परिस्थितियों में आते हैं तो उनके वो जो लक्षण हैं वो दिखाई पड़ने लगते हैं। और बचपन में नहीं, मेरे ही पास आते हैं पेरेंट्स एडमिशन के लिए, तो वो जब क्या होता है ना मैम, बच्चा जब छोटा है तो सारे बच्चे, कुछ बच्चे कहते हैं ना वो ये चंचल ज़्यादा है, ये एक जगह पे बैठ नहीं रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा शैतान है। क्योंकि मैं इस फील्ड में इतने सालों से काम कर रही हूँ तो मैं जब देखती हूँ तो देखते समझ में आ जाता है कि बच्चा ASD से प्रभावित। लेकिन कई बार है कि पेरेंट्स स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही सर मुझे जाना, यहाँ का हल्द्वानी का एक बहुत बड़ा स्कूल है, मैं वहाँ पे गई थी कि वहाँ पे एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम था IEP पे। तो मेरी जब बात हुई थी कि बच्चे हैं तो कहने लगे, मैंने कहा मैम बिना सर्टिफिकेट के कैसे लेते हैं? तो कहते हैं मैम जब बच्चे छोटे उसमें आते हैं ना तो हमें भी नहीं पता होता है और पेरेंट्स को भी नहीं मालूम होता। और मैम ये अवेयरनेस पता है मैम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर पेरेंट्स अवेयर होंगे, देखिए मैम हमें कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हमें पता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो मैं उसके ट्रीटमेंट की ओर जाऊँगी ना मैम। क्योंकि ऐसा ना, मैं हमेशा कहती हूँ पेरेंट्स को समय की मैम बहुत कीमत है, क्योंकि जितनी जल्दी बच्चा आइडेंटिफाई होगा उस पर हम काम कर पाएंगे। जो हम कहते हैं ना अर्ली इंटरवेंशन, उसकी हमारे फील्ड में मैम बहुत कीमत है, क्योंकि जितनी जल्दी हमें पता चलेगा ये बच्चे समाज के साथ उतना सामंजस्य बिठा पाएंगे। जी, तो अर्ली इंटरवेंशन के लिए मैम फैसिलिटीज हैं
मैम वैसे हैं मतलब कि डॉक्टर का बड़ा रोल इसमें मुझे लगता हो सकता है। हाँ, कई बार है कि डॉक्टर इसलिए कि डॉक्टर कई बार जैसे स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होगा डॉक्टर बोल दे कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, आप इसकी ये थेरेपी कराइए, आप इसकी काउंसलिंग कराइए, आप इसका IQ टेस्ट करवाइए। तो वहां से कहीं ना कहीं पेरेंट्स प्रिपेयर होते हैं। देखिए मैम शॉकिंग तो है ना, किसी को भी अगर आप कहते हैं कि आपका बच्चा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है तो उनको एक कहते हैं ना कि धक्का सा तो लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रिपेयर होते हैं। और ये जितनी जल्दी पता चल जाए उतनी जल्दी हम ट्रीटमेंट की ओर जाते हैं कि हम बच्चे पे काम करना शुरू करते हैं। और अर्ली इंटरवेंशन पे आप कहते हैं यहाँ चलता है मैं अर्ली इंटरवेंशन के सेंटर चलते हैं। मैंने शायद हम पहले भी कभी जिक्र किया था कि नेशनल ये हेल्थ मिशन के अंतर्गत चलते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ ये महिला जो हॉस्पिटल है इसमें है अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है। तो उत्तराखंड में अभी 5 डिस्ट्रिक्ट में वैसे प्रपोज सारे डिस्ट्रिक्ट में कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक अर्ली इंटरवेंशन सेंटर होना चाहिए, लेकिन फिलहाल जब तक अभी मुझे पता था तब तक उत्तराखंड में 5 है। जी, तो इस खूबसूरत बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते पेरेंट्स के लिए, जो स्पेशल पेरेंट्स हैं, उनके लिए एक संदेश दीजिए मैम। मैं जैसे मैंने पहले भी कहा क्योंकि जब हमेशा होता है तो ऐसा पेरेंट्स ही मैं बोलती हूँ कि यस, क्योंकि होता है, मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं और बहुत साहस, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, वो आप रखें। और यकीन मानिए मैम कि कोई भी बच्चा हो और उसमें अगर हमारा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, हम अगर उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। तो आप उसको समझें, उसका साथ दें। जी मैम, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का आपका जो स्पेशल एजुकेशन विभाग है वो इस दिशा में क्या क्या काम कर रहा है, उसको आप कितना श्रेय देंगी? मैम बहुत, क्योंकि देखिए हमारा अकेला विश्वविद्यालय यहाँ पे है जो हम स्पेशल एजुकेशन में B.Ed कराते हैं डिस्टेंस मोड से, वो भी 4 स्पेशलाइजेशन में। और जगह भी चलता है, जैसे हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है देहरादून में, लेकिन वो VI पे करवाता है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, हम IGT पे कराते हैं, हम LD पे कराते हैं, हम HI और VI, और इस साल से तो हम M.Ed भी करा रहे हैं। और यकीन मानिए ना मैम, अभी मैं देहरादून गई थी, इतने पेरेंट्स आए थे जो इस कोर्स में इनरोल्ड हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के स्पेशल पेरेंट्स हैं। तो वो था कि कितने, क्योंकि कहीं ना कहीं अवेयरनेस कि वो अपने बच्चों के लिए जानना चाहते हैं क्या प्रॉब्लम है, पढ़ना चाहते हैं। तो हमारा जो हम ये जो कोर्स चलाते हैं ना मैम, इसने बहुत अवेयरनेस मतलब हाँ फैलाई है काफ़ी। तो पेरेंट्स आ रहे हैं जो हमारे यहाँ B.Ed करते हैं, इवन हल्द्वानी में भी इनरोल्ड हैं और देहरादून में भी मैम। जी, तो बहुत शुक्रिया मैम इस सुंदर बातचीत के लिए, इस सुंदर मौके पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। जी, तो दोस्तों आप सबका भी बहुत शुक्रिया। और ये बातचीत आपको कैसी लगी और कितना आप इससे अवेयर हुए, इससे हमें ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन अगर आप देश दुनिया में कहीं भी या दूर पहाड़ों में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो मोबाइल पे जाके प्ले स्टोर से हमारे हेलो हल्द्वानी ऐप को इंस्टॉल कर लें और सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक हमारे कार्यक्रमों का आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। भावना धोनी जी के साथ में अपनी रेडियो दगड़ी सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।